नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ और गज़ल हम पढ़ रहे थे क्लास 12th आरओ से चैप्टर नंबर 9। रुबाइयाँ हम पढ़ चुके हैं, अच्छे से विस्तृत विश्लेषण हो चुका है, सरल भाषा में भावार्थ बता चुकी हूँ, रुबाइयाँ क्या होती हैं ये भी बता चुकी हूँ। आज हम उसका दूसरा पार्ट जो कि है गज़ल को हम सरल भाषा में समझेंगे। गज़ल मुझे बहुत पसंद है और अंत तक बने रहिएगा, बहुत मज़ा आएगा। गज़ल बहुत अच्छी हैं। तो फिराक गोरखपुरी ने जो गज़ल लिखी हैं उनमें वो बताते हैं कि उन पर भी मीर की गज़लों का प्रभाव है। चलिए देखते हैं। रुबाइयों की तरह फिराक की गज़लें में भी हिंदी समाज और उर्दू शायरी की परंपरा भरपूर है। इस गज़ल में दर्द और पीड़ा के साथ साथ शायर की ठसक भी अंतर्निहित है। इसका सार इस तरह है। गज़ल के माध्यम से शायर कहता है कि लोगों ने हमेशा उस पर कटाक्ष किए हैं, उसके बारे में बुरी बुरी बातें कही हैं, साथ ही उसकी किस्मत ने भी उसका साथ नहीं दिया, गम उसके साथ हमेशा रहा है और उसे लगता है जैसे रात का सन्नाटा उसे बुला रहा है। शायर आगे कहता है कि इश्क वही कर सकता है जो अपना सब कुछ खो देता है। जब शराबी शराब पिलाते हैं तो उसे अपनी प्रेमिका की याद आ जाती है। और अंतिम शेर में शायर कहते हैं कि वह ये स्वीकार करता है कि उसकी गज़लों पर मीर की गज़लों का प्रभाव है। चलिए एक एक गज़ल को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उसके सरल अर्थ के साथ हम उसको समझेंगे। रुबाइयाँ हम पढ़ चुके हैं, आज है हमारे लिए गज़ल जो कि आपकी क्लास 12th आरओ में चैप्टर नंबर 9 में है। पहली गज़ल है। नीरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरह खोले हैं, या उड़ जाने को रंगो बू गुलशन में पर तोले हैं। तो यहाँ पर का अर्थ है पंख और गिरह मतलब गांठ, पंखुड़ियाँ मतलब जो कोमल पंखुड़ियाँ होती हैं कोई भी कली की वो। तो ये सब यहाँ पर शायर क्या कहना चाहते हैं कि बसंत ऋतु में नीरस गुंचे पंखुड़ियों की, तो रस से भरी हुई, नए रस से भरी हुई कलियां नाजुक गिरे खोले हैं, कलियों की कोमल पंखुड़ियां गांठें खोल रही हैं। कब? बसंत ऋतु में। और वे धीरे धीरे फूल बनना चाहती हैं, मतलब फूल बनने के लिए कोशिश कर रही हैं, फूल बनने के लिए अग्रसर हैं। या उड़ जाने को रंगो बू गुलशन में पर तोले हैं। उनको देखकर क्या लगता है मानो रंग और सुगंध, रंगो बू, रंग और बू मतलब सुगंध, दोनों आकाश में उड़ जाने के लिए पर तोले हैं, पंख फड़फड़ा रहे हैं। दूसरे शब्दों में बाग में कलियां खिलते ही चारों तरफ सुगंध फैल जाती है। तो कवि क्या कहते हैं कि बसंत ऋतु में नए रस से भरी कलियां अपनी कोमल पंखुड़ियां खिला रही हैं और पंखुड़ियाँ अपनी गांठें खोल रही हैं, मतलब वो खिल रही हैं और फूल बनने की कोशिश में हैं। और उनको देखकर ऐसे लगता है कि उन फूल और उनकी सुगंध, उनका रंग दोनों ही आकाश में उड़ने के लिए तत्पर हैं, अपने पंख फड़फड़ा रहे हैं। तो कवि कहना चाहता है कि कलियां खिलते ही बाग में चारों तरफ सुगंध फैल जाती है। अगली गज़ल है। तारे आंखें झपकावे हैं, जरा जरा सोवे हैं। तो रात्रि ढल रही होती है और तो ऐसा लगता है कि तारे भी सो रहे हैं, टिमटिम करते हैं। तो ऐसा लगता है कि उनकी टिमटिमाहट देखकर कि वो सो रहे हैं, आंखें झपका रहे हैं, जरा जरा सोवे हैं। तो सृष्टि का, प्रकृति का कण कण उस समय सोया हुआ नजर आता है कि संपूर्ण सृष्टि का कण कण सो रहा है और तारे भी ऐसे लग रहे हैं जैसे आंखें झपका रहे हैं, वो भी थक गए हैं, वो भी सो रहे हैं। तुम भी सुनो हो यारो। तो शायर कहते हैं मित्रों तुम भी सुनो, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। तो रात में पसरा हुआ ये सन्नाटा कुछ कह रहा है, मतलब ये भी अपनी वेदना प्रकट कर रहा है, ये भी अपना दुख सुना रहा है। चलिए आगे बढ़े। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो ले हैं। बच्चों गज़ल को गज़ल की तरह ही पढ़ना चाहिए, शायरी को शायरी की तरह ही पढ़ना चाहिए, दोहे को दोहे की तरह ही पढ़ना चाहिए और छंद अलंकार को उनकी तरह ही पढ़ना चाहिए, तभी तो काव्य में रस की अनुभूति होती है। तो अगर काव्य में रस नहीं है तो वो काव्य एकदम फीका लगता है। तो गज़लों को गज़लों की तरह पढ़िए, बहुत आनंद आता है। चलिए फिर से देखते हैं। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो ले हैं।
तो इसकी व्याख्या इस तरह से करते हैं शायर कि संसार में मेरी किस्मत और मैं खुद दोनों एक जैसे ही हैं। हम दोनों एक ही काम करते हैं। क्या काम करते हैं? जब कष्ट आता है, अभाव आता है, तो मैं किस्मत को दोष देता हूँ और किस्मत मुझे दोष देती है, मेरी तरफ देख कर रोती है, क्योंकि मैं एकदम हीन कर्मनिष्ठ हूँ, मतलब मैं आलसी हूँ, नकारा हूँ। इसके लिए किस्मत मेरे लिए रोती है और मेरे अभाव में मैं किस्मत को रोता हूँ। तो हम दोनों का एक ही काम है, किस्मत मेरे लिए रोती है, मैं किस्मत को दोष देता हूँ, किस्मत मुझे दोष देती है। अगला है, जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। कितनी अच्छी गज़ल है बच्चों ये, कि जो आपको बदनाम करते हैं कोई भी इंसान, तो आप ये सोचो, कम से कम उस सामने वाले को ये सोचना चाहिए कि वो आपका पर्दा खोल रहे हैं या खुद बदनामी करके, मतलब गंदा कार्य वो कर रहे हैं, नीच कार्य वो कर रहे हैं, तो वो खुद अपना पर्दा खोल रहे हैं। गंदा कार्य करने वाला कौन है, बदनाम करने वाला कौन है? जो आपका पर्दा खोल रहा है। तो बदनाम तो वो है ना, गलत वो है, आप नहीं है। कम से कम उसको ये सोचना चाहिए कि दूसरों का बुरा कौन कर रहा है, बुरा वो कर रहा है, इसलिए वो गलत है, आप नहीं हो। तो देखते हैं कि शायर क्या कहता है। शायर कहता है कि संसार में कुछ लोग उसे बदनाम करना चाहते हैं। ऐसे निंदकों के लिए कवि कामना करता है कि वे केवल ये बात समझ सके कि मेरी जो बुराइयां संसार के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उससे खुद उनकी कमियां उजागर हो रही हैं, क्योंकि किसी की बुराई संसार के सामने लाना अच्छा कार्य नहीं होता है। तो ये एक निंदक कार्य है। इसके लिए उसे ये सोचना चाहिए कि मेरी कमियां अगर वो उजागर कर रहा है तो गलत काम वह कर रहा है, मेरा पर्दा खोलने की बजाय अपना ही पर्दा खोल रहा है। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। कितनी अच्छी गज़ल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कीमत भी अदा करे हम बदरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होली है। तो कवि क्या कहते हैं कि हम पूरे विवेक के साथ तुम्हारे प्रेम की पूरी कीमत अदा कर रहे हैं। ये कीमत भी अदा करें हम बदरुस्ती ए होशो हवास, पूरे होशो हवास के साथ तुम्हारे प्रेम की पूरी कीमत अदा कर रहे हैं। हम तुम्हारे प्रेम का सौदा करने वाले हैं, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होली हैं। तो हम तेरे दीवाने बनने को तैयार हैं, तेरे प्रेम का सौदा करने को भी तैयार हैं, और हम पूरे होशो हवास में तुम्हारे प्रेम के लिए पूरी कीमत अदा करना चाहते हैं। तो कवि कहता है कि जो प्रेमी है वह समाज की नज़रों में पागल होता है, क्योंकि उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता अपने प्रेमी के अलावा। तो वो कहते हैं कि मतलब जो प्रेमी होता है उसको समाज पागल ही समझता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो पूरी शिद्दत से, जब वह किसी से प्रेम करता है तो वह पूरी शिद्दत से ही करता है, समाज की उसको परवाह नहीं होती। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। तो कवि कहता है कि अपनी प्रेमिका के लिए कि मुझे तुम्हारे गम का पूरा ख्याल है, तेरे गम का पासे अदब है, अदब मतलब ख्याल है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, मैं तुम्हारी पीड़ा का सम्मान करता हूँ, परंतु मुझे संसार का भी ध्यान है। मुझे तुम्हारे गम का, तुम दुखी हो, ये मुझे पूरा ध्यान है, लेकिन साथ साथ मुझे संसार का भी ध्यान रखना पड़ता है। सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। यदि हर जगह तुम्हारे लिए दुख के सबके सामने गाता फिरूं तो दुनिया हमारे प्रेम को बदनाम कर देगी। मतलब अगर मैं तुम्हारे और मेरे प्यार के चर्चे दुनिया के सामने रो रो कर गाता रहूँगा तो दुनिया हमें बदनाम कर देगी। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस पीड़ा को अपने ही हृदय में छिपा लेता हूँ और चुपचाप अकेले में ही रो लेता हूँ। सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। तो ये है कि प्रेमी अपने दुख को संसार के सामने प्रकट नहीं करते, और दुख तो होता है प्रेमिका के लिए, प्रेमिका को समझाते हैं कि दुख तो मुझे बहुत है, लेकिन इस संसार का भी ख्याल है, लेकिन संसार के सामने मैं अपना दुख प्रकट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो हमारे प्यार को बदनाम कर देंगे। इसके लिए मैं अकेले ही अपने हृदय में ये पीड़ा छुपा कर चुपके चुपके रो लेता हूँ। समझ में आ रहा होगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं।
फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। इसमें कवि क्या कहता है कि प्रेम और सौंदर्य के संसार में संतुलन कायम है, इससे हम उतना ही प्रेम पा सकते हैं जितना हम स्वयं को खोते हैं। दूसरे शब्दों में प्रेम में पहले स्वयं को मिटाना होता है। जो व्यक्ति जितना अधिक समर्पण करता है वह उतना ही अधिक प्रेम पाता है। फितरत का कायम है कि ये संसार का नियम है, ये संतुलन है। तवाजुन आलम हुस्नो इश्क में भी कि मतलब सुंदरता और प्रेम में ये संतुलन कायम रहना चाहिए। उसको उतना ही पाते हैं, हम किसी को उतना ही अधिक पाएंगे जितना हम उसके लिए समर्पित होंगे। जितना हम किसी पर विश्वास करेंगे, जितना हम किसी के लिए अपने आप को त्याग करेंगे, तज करेंगे, उतना ही सामने वाले का प्यार हमें मिलेगा। तो ये कवि ने बहुत अच्छी बात कही है शायर ने, जो व्यक्ति जितना अधिक समर्पण करता है वह उतना ही अधिक पाता है। अब पढ़ाई को लेकर कर लो, पढ़ाई में डूब जाओ, उस किताबों से इतना प्यार करो कि किताबें आपसे प्यार करने लगेंगी। आप मतलब इतने कर्तव्यनिष्ठ बन जाओ कि आपको सिर्फ अपनी किताबें ही दिखे, आपको अपनी पढ़ाई ही दिखे, आपको ये लक्ष्य ही दिखे, दूसरा कुछ दिखे ही नहीं, तो आपको अपनी मंजिल खुद ब खुद मिल जाएगी। तो ये प्रकृति का नियम है, ये सब के लिए लागू होता है, हर कार्य हर क्षेत्र में। आबो ताब असवार न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। तो कवि क्या कहता है कि तुम्हें मेरी शायरी में जो चमक दमक दिखाई देती है उस पर फिदा मत हो। आओ ताब असवार न पूछो, तुम भी आंखें रखो, तुम भी उस पर नज़र रखो, आंखें खुली रखनी चाहिए और ध्यान से देखना चाहिए कि ये जगमग बैतों की दमक है। तो ये बैतों मतलब आंसू, तो ये जो जगमग है, ये शेरों में जो चमक है, ये मेरे आंसुओं की देन है। दूसरे शब्दों में कवि क्या कहते हैं कि मैंने इसमें अपनी पीड़ा काव्य के माध्यम से दर्शाई है। दर्द भरी जो पीड़ा है, मेरे गम है, वो मैंने इन गज़लों के माध्यम से, इन शब्दों के माध्यम से सबके सामने प्रस्तुत किए हैं। तो तुम भी आंखें खोलो, ध्यान से पढ़ो। ऐसा नहीं है कि जो चमक दमक दिखाई देती है उस पर आप फिदा मत हो। पहले ये देखना चाहिए कि उसमें मेरी पीड़ा छुपी हुई है, दर्द उभर कर उसमें आया है, इसलिए ये चमक दमक आपको दिखाई देती है। आबो ताब असवार न पूछो, तुम भी आंखें रखो। तो मेरी शायरी में जो चमक दमक है उस पर फिदा मत हो, तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, तुम भी आंखें रखो। ये जगमग बैतों की दमक है, तो ये जगमग जो शेरों की चमक है, यहाँ हम मोती रोले। मोती यहाँ पर किसको कहा गया है कि आंखों के जो आंसू होते हैं वो आंसुओं की देन है, ये मेरे दर्द की देन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे में तू याद आए अंजुमने मय में रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनाह जग खोले हैं। कवि कहता कि हे प्रिय, तुम वियोग के समय में इस तरीके से याद आते हो जैसे शराब की महफिल में शराबियों को शराब याद आती है। कि ऐसे तू याद आए अंजुमने मय में रिंदों को, कि मतलब जिस तरह से शराबियों को शराब याद आ जाती है शराब की महफिल में, वैसे ही जब वियोग है तुम्हारे लिए, मेरे और तुम्हारा, तो उस वियोग में तुम मुझे वैसे ही याद आती हो जैसे शराबियों को शराब याद आती है। रात गए उर्दू पे फरिश्ते, आधी रात के समय, फरिश्ते मतलब जो फरिश्ते होते हैं, देवता या देवदूत होते हैं, बाबे गुनाह जग खोले हैं, आकाश में संसार के पापों का अध्याय खोलते हैं। तथा जैसे आधी रात के समय देवदूत आकाश में संसार के पापों का अध्याय खोलते हैं, वैसे ही वियोग के समय, दुख के समय तुम मुझे याद आती हो जिस तरह से शराबियों को शराब याद आती है, और जिस तरह से फरिश्ते आकाश में मतलब जो गलत लोग हैं, पापी लोग हैं, उनका पर्दा खोलते हैं, वैसे ही तुम मुझे याद आ जाती हो अचानक से। सदके फिराक एजाज सुखन के, कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। बहुत ही अच्छी अंतिम गज़ल कि सदके फिराक एजाज सुखन के, फिराक कहते हैं कि उसकी गज़लों पर लोग मुग्ध होकर कहते हैं कि फिराक तुमने इतनी अच्छी शायरी कहाँ से सीख ली।
सदके फिराक एजाज सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़ कि फिराक ये ऐसी सुख देने वाली शायरियाँ तूने कहाँ से सीख ली। तो इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। तो मैं सबको कहना चाहता हूँ कि इन गज़लों के शब्दों में तो मीर कवि की गज़लों की समानता दिखाई पड़ती है। भाव ये है कि कवि की शायरी प्रसिद्ध कवि मीर के समान उत्कृष्ट है। तो कभी आपने मीर की अगर गज़लें नहीं पढ़ी हैं तो उनको भी देखिएगा। और यहाँ कवि भी ये मानते हैं कि मेरी गज़लों पर मीर जो प्रसिद्ध कवि शायर है उनकी गज़लों का प्रभाव है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको ये गज़लें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी, वहाँ जाकर फिर से आप इनको पढ़ सकते हैं, वीडियो फिर से सुन सकते हैं। और पसंद आई है तो लाइक तो बनता है ना। चलिए, थैंक यू सो मच।